नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बंगाल विजय की। अब ये बंगाल विजय कौन कर रहा है? क्या ये कोई मुग़ल शासक कर रहा है या फिर दिल्ली सल्तनत का कोई शासक या कोई प्राचीन शासक? नहीं, ये कर रहे हैं कुछ विदेशी लोग जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं। अंग्रेज 1757 में बंगाल में प्लासी की विजय करते हैं। उसके बाद से ही हम देखते हैं कि बंगाल उनका केंद्र बन जाता है और 1911 ईस्वी तक बंगाल ही उनका सेंटर पॉइंट रहता है, जहां कलकत्ता उनकी राजधानी रहती है। फिर 1911 में एक दिन के लिए इलाहाबाद को राजधानी बनाया जाता है और फिर दिल्ली भारत की राजधानी बनती है, जो आज भी भारत का राजनीतिक सेंटर है। अब यहाँ पर देखिए, बंगाल मुगल राज्य का एक प्रांत था। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने अधिकारी मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। अब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद को बंगाल का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान ने 704 ईस्वी में बंगाल प्रांत की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए। मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना मुर्शिद कुली खां 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और मुगलों द्वारा नियुक्त यह अंतिम सूबेदार था। मुर्शिद कुली खां ने दीवान व सूबेदार के पद को एक किया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की 1717 ईस्वी में। मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र शासक होने के बावजूद मुगल राज्य से संबंध बनाए रखता है और मुगल राज्य को वार्षिक नजराना भी भेंट करता है। 1719 ईस्वी में मुर्शिद ने उड़ीसा को बंगाल प्रांत में मिला लिया, उड़ीसा को जीतकर। अब मुर्शिद कुली खां ने बंगाल क्षेत्र में राजस्व व सैन्य सुधार किए। उसने छोटे जमींदारों को सफाया किया तथा बड़ी जमींदारियां स्थापित की, क्योंकि बड़ी जमींदारियों के फायदे ये होते थे कि एक व्यक्ति जवाबदेह होगा और वही ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार कर सकता है। लेकिन बहुत सारे जमींदार होंगे तो इसका ये मतलब है कि बहुत सारे शोषक होंगे, बहुत सारे भ्रष्टाचारी होंगे और नियंत्रण भी बहुत सारे लोगों पर करना पड़ेगा। इन सब से बचने के लिए वह बड़े क्षेत्रों में जमींदार स्थापित करते हैं। अब उसने खालिसा भूमि जो सीधे राज्य के अधीन आती है, उसका विस्तार किया तथा उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को तकाबी ऋण दिया। ये तकाबी ऋण की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, आपको पता होगा। अब राजस्व वसूली में उसने इजारा प्रथा की शुरुआत की। राजस्व वसूली में इजारेदारी प्रथा की वह शुरुआत करता है। मुर्शिद कुली खां के समय जमींदारों के 3 विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में विद्रोह होता है। फिर दूसरा विद्रोह शुजात खां के नेतृत्व में और तीसरा नजात खां के नेतृत्व में विद्रोह होता है। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर हम देखें तो जो शुजा-उद-दीन है, यहाँ पर 1727 से 1739 ईस्वी अगला नवाब बनता है और इसने भी मुगल राज्य से संबंध बनाए रखे और वार्षिक नजराना ये भी भेजता था। ये बताता है कि भाई आप टैक्स भेज रहे हो, नजराना भेज रहे हो, उपहार भेज रहे हो मुगल बादशाह को, इसका मतलब आप अभी भी उनकी अधीनता स्वीकार किए हुए हैं और उन्हें आप अपना बादशाह मान रहे हैं। अब शुजा-उद-दीन की मृत्यु के बाद सरफराज खां अगला नवाब बनता है। 1739 से 40 ईस्वी ये सिर्फ 1 साल तक रहता है और इसकी उपाधि रहती है आलम-उद-दौला। अब यहाँ पर देखिए कि 1740 ईस्वी में सरफराज खां के दामाद और बिहार के उपनवाब अली वर्दी खां ने चिरिया के युद्ध में सरफराज खां की हत्या कर स्वयं नवाब बन गया। तो इसने अपने ससुर की हत्या करके यहाँ पर इसका जो दामाद है अली वर्दी खां, वह अगला नवाब बनता है। और ये ध्यान रखना कि 1733 ईस्वी में शुजा-उद-दीन के समय बिहार बंगाल प्रांत में मिला लिया गया था। बिहार बंगाल प्रांत में मिला लिया गया था किसके समय पर? शुजा-उद-दीन के समय पर। इससे पहले के नवाब के समय पर हम देखते हैं कि जो मुर्शिद कुली खां है वो उड़ीसा को मिला रहा है और उसके बाद का जो अगला नवाब है शुजा-उद-दीन, वह बिहार को मिला रहा है और फिर सरफराज खां को उसका दामाद मिला रहा है और फिर उसकी हत्या करके अगला नवाब बनने वाला है। अब अली वर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक ये अगला नवाब बनता है और
अलीवर्दी खान ने मुगल शासक से अपने नवाब पद की स्वीकृति हेतु 2 करोड़ रुपए नजराना भेजा। अब 2 करोड़ रुपए भेज रहा है भैया, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि बंगाल प्रांत कितना ज़्यादा समृद्ध प्रांत है। क्योंकि जब अहमद शाह अब्दाली 1761 में आक्रमण करता है तो उसको कहते हैं कि भैया तुमको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन उसको सिर्फ 2 करोड़ रुपए मिलते हैं पूरे दिल्ली से। जो पूरा मुगल बादशाह उससे सिर्फ 2 करोड़ रुपए निकलते हैं। अब यहाँ पर सोचो, ये बंगाल का जो गवर्नर है वो अपने आप को स्वतंत्र शासक की उपाधि लेने के लिए 2 करोड़ रुपए भेंट दे रहा है। तो सोच सकते हो कि 2 करोड़ दे रहा है तो 15-20 करोड़ की आय तो होगी छोगी उसके पास में। तो यहाँ पर मुगल शासक इसे महाबत जंग की उपाधि भी देते हैं और स्वीकृति भी मिल जाती है इसको। और अलीवर्दी खान ने अपने आगे मुगल शासक से संबंध तोड़े पर नजराना भेजना बंद कर देता है। इसलिए यहाँ पर अलीवर्दी खां को जो बंगाल है उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अलीवर्दी खां को। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि मुर्शिद कुली खां बंगाल राज्य की स्थापना तो कर रहा है, लेकिन वो स्वतंत्र शासक नहीं है, वो नजराना भेज रहा है। और जो कुली जो क्या नाम है इसका, अलीवर्दी खां है, ये पहली बार 2 करोड़ रुपये नजराना भेज रहा है और कह रहा है कि भैया अब से अपने संबंध खत्म, अब से मैं स्वतंत्र शासक हूँ और अगर आप मुझसे पंगा लेना चाहते हो तो आ जाओ मैदान में। अलीवर्दी खान ने बंगाल के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटिश, डच व फ्रांसीसी कंपनियों को व्यापार करने की अनुमति दी और अलीवर्दी खान ने मराठों के आक्रमण से बचने के लिए फ्रांसीसियों की सहायता भी ली। लेकिन मराठा सरदार रघुजी भोसले ने अलीवर्दी खान की सेना को पराजित किया। अब हम देख रहे हैं कि इस समय पर जो मराठे हैं उनके जो पेशवा हैं वो हैं बालाजी विश्वनाथ और बालाजी बाजीराव। ठीक है, जो बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक रहते हैं पेशवा, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और अपने राज्य विस्तार के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हैं। तो अलग अलग अपने सरदारों के जरिए वो आक्रमण करवा रहे हैं, जहाँ पर रघुजी भोसले भी यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं। तो रघुजी भोसले ने पुनः बंगाल पर आक्रमण कर अलीवर्दी को फिर से इन्होंने पराजित किया। अब क्या होता है, यहाँ पर रघुजी भोसले ने अलीवर्दी खां के दरबार में अपने एक अधिकारी भास्कर पंत को चौथ भेजने के लिए भेजा। अब यहाँ पर अलीवर्दी खां उसकी हत्या कर देता है। अब हत्या हो रही है, उससे पहले आप ये भी समझ लो कि यह चौथ होता क्या है। तो मराठों में 2 तरीके के टैक्स ये वसूलते थे। पहला था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जिनको ये अपने सर पर बिठाल कर रखते थे, वो इनकी खुद की प्रजा होती थी। इनका जो छत्रपति है या पेशवा है, उनके अधीन सीधे नियंत्रण में जो क्षेत्र है वहाँ पर से ये सरदेशमुखी वसूलते थे। और जब ये किसी पर आक्रमण करते थे तो उनको कहते थे कि भैया अब हर साल तुम हमको टैक्स दे देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो वो टैक्स आक्रमण करके मांग रहे हैं उसको कहते थे चौथ। अब यहाँ पर रघुजी भोसले, जब भास्कर पंत की हत्या हो जाती तो रघुजी भोसले फिर से आक्रमण करते हैं और अलीवर्दी खां को पराजित करते हैं। 1751 ईस्वी में रघुजी भोसले और अलीवर्दी खां के बीच में संधि हो जाती है, जिसमें अलीवर्दी खां 12 लाख रुपए सालाना मराठों को चौथ के रूप में देने पर सहमत होते हैं। और इसके बाद मराठों को उड़ीसा का क्षेत्र भी प्राप्त होता है और मराठे बंगाल में प्रवेश न कर सके, इसलिए भी वह काफ़ी प्रयास करता है। उड़ीसा क्षेत्र देने से तात्पर्य था कि राजस्व अधिकारी, यानी कि यहाँ पर से 12 लाख की आय वाला क्षेत्र है ये, और जो 12 लाख रुपए वार्षिक टैक्स उनको चौथ के रूप में देना है, वह टैक्स यहाँ पर से उनको मिलेगा। अब अलीवर्दी खां कहता है कि भैया ये यूरोपीय कंपनियां मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, इन्हें ना छेड़े तो शहद देगी और छेड़ने पर डंक देंगी। तो ये उसका बहुत ही फेमस कोटेशन है, ध्यान रखना, अक्सर ऐसे कोटेशन पर प्रश्न बनता है। और वह अपने जो अधिकारी हैं उन्हें समझाता है कि भैया यूरोपीय कंपनियों से बच के रहना, अगर इनको छेड़ेंगे अपन तो ये अपने को कल्याण कर देगी, और अगर नहीं छेड़ेंगे तो फिर अपने फायदे की बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अलीवर्दी खां और भी कुछ कहता है। वह कहता है कि मैं इन्हें बंगाल की भूमि से तो बाहर निकाल दूंगा, लेकिन इससे समुद्र में आग लग जाएगी।
मतलब वह कहता है कि भैया ज़मीन में तो मैं इनका बाप हूँ, ज़मीन में इनको आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन जब समुद्र की बात आएगी तो फिर ये मेरे माई बाप है, मैं इनको नहीं हरा सकता। क्योंकि इस समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड की जो नौसेना थी वह दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ नौसेनाओं में से एक थी। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर वह अपना जो उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को घोषित करता है। 1756 से 57 एक साल यह रहता है। वास्तविक नाम इसका रहता है मिर्ज़ा मोहम्मद अलीवर्दी का कोई पुत्र नहीं रहता, तो उसकी जो सबसे छोटी बेटी रहती है उसका पुत्र सिराजुद्दौला अगला नवाब बनता है। अब छोटी बेटी का बेटा बन रहा है नवाब, तो यहाँ पर बड़ी बेटी को तो जलन होनी चाहिए कि भैया मैंने ऐसा क्या कर दी थी। तो बड़ी बेटी का पुत्र शौकत जंग जो कि पूर्णिया का नवाब रहता है, वहाँ पर फिर ये षड्यंत्र रचना शुरू करते हैं। और फिर यहाँ पर अलीवर्दी खां कि कुछ बच्चे रहते हैं, जैसे बड़ी बेटी का पुत्र रहता है शौकत जंग पूर्णिया का नवाब, दूसरी बेटी रहती घसीटी बेगम, ये खुद ही घसीट घसीट के मारने को सोचती है अलीवर्दी खां को और उसके उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को। तीसरी बेटी का पुत्र रहता है सिराजुद्दौला, तो यहाँ पर सिराजुद्दौला को वह अपना उत्तराधिकारी बनाता है और सिराजुद्दौला अगला नवाब बनता है। सिराजुद्दौला के विरोधी थे शौकत जंग, घसीटी बेगम और दीवान राजवल्लभ। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर बंगाल स्थित सभी व्यापारिक कंपनियों व अधिकारी भेंट सहित दबाव से मिलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराज यानी सिराजुद्दौला के विद्रोही दीवान राजवल्लभ को भी संरक्षण दिया। इससे सिराज ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज हो जाता है। 1756 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होने पर बंगाल में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर और ईस्ट इंडिया कंपनी के नए फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी थी। सिराज यहाँ पर मना करता है दोनों को, तो यहाँ पर फ्रांसीसी तो मान जाते हैं लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानती है। तो यहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध हम देखते हैं कि दक्षिण में भी ये लड़ रहे हैं। कहाँ पर ये जो हैदराबाद है और क्या बोलते हैं कर्नाटक है, उनकी गद्दी के लिए अलग अलग लोगों का समर्थन कर रहे हैं और फ्रांसीसी और अंग्रेज वहाँ लड़ रहे हैं। तो इस काल में ये सप्तवर्षीय दौर में न केवल यूरोप में बल्कि अलग अलग उपनिवेशों में इंग्लैंड और फ्रांस लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सोचते हैं कि भैया कभी फ्रांस से हमारा सामना हुआ, और फ्रांसीसी भी सोचते हैं कि कभी अंग्रेज़ों से हमारा सामना हुआ तो क्या होगा, उससे पहले ही हम हमारे किले पुख्ता कर लेते हैं। तो अब ये खुद की ज़मीन में पुख्ता कर रहे हैं तो बात दूसरी, ये है भैया दूसरे राज्य में और वहाँ पर यह किला बना रहे। तो यहाँ पर सिराज को डर तो पैदा होना ही था कि भाई किले बना रहे हो, पता चल रहा है तुम एक दूसरे से बचने के लिए, एक दूसरे पर हमला करने के लिए बना रहे हो, लेकिन हो सकता है तुमने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो यहाँ पर सिराज की बात फ्रांसीसी मान लेते हैं लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानती है। अब सिराज ने जून 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर आक्रमण किया और उसे जीतकर कलकत्ता का नाम अलीनगर किया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों पर कब्जा कर व्यापारिक माल जब्त किया। सिराज ने अपने अधिकारी मणिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया और सिराज के आक्रमण से अंग्रेज गवर्नर विलियम ड्रैक व अनेक अधिकारी बंगाल की खाड़ी स्थित फुल्टा द्वीप पर शरण लेते हैं। इसी समय ब्लैक होल कांड होता है, यह काल कोठरी की घटना है। अब यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल जो खुद भी यहाँ पर पैक रहता है, वो यहाँ पर ऐसा विवरण देता है जैसे कोई तबाही ही आ गई हो। हॉलवेल यहाँ पर विवरण देता है कि हॉलवेल अपनी पुस्तक अ लाइफ वंडर में इस घटना का वर्णन करता है। और होता क्या है कि भैया जब ये आक्रमण करता है कलकत्ता पर, तो वहाँ से पकड़े गए तकरीबन 146 लोगों को, जिनमें अंग्रेज ज़्यादा होते हैं, और उनको क्या करता है कि एक बड़े कमरे में एक छोटे से कमरे में कैद कर देता है। और इन कैदियों में हॉलवेल खुद भी रहता है। तो इनको कैद कर देता है और उस समय पर पड़ रही होती बहुत तेज़ गर्मी। अब ये सिराजुद्दौला खुद नहीं करता, उसके अधिकारी लोग करते हैं ऐसा, उसको पता नहीं रहता। तो यहाँ पर कैद करते हैं और घुटन और अत्यंत गर्मी के कारण लगभग बहुत सारे लोग ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ 23 लोग बचते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 123 लोगों की मौत हो जाती है और इसके लिए वह सिराज को दोषी मानता है। इस घटना का वर्णन समकालीन इतिहासकार जो भारतीय इतिहासकार है गुलाम हुसैन
ने अपने ग्रंथ सियार उल मुक्तेरीन में उल्लेख नहीं किया है। इतिहास में यह घटना विवादास्पद है। मतलब जो समकालीन भारतीय इतिहासकार हैं वो कहीं भी इस घटना का जिक्र नहीं कर रहे हैं, जबकि हॉलवेल इस घटना को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। तो ये भी माना जाता है कि इस घटना को इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश करना सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना था और एक कारण पैदा करना था कि अंग्रेज अधिकारियों के मन में उसके प्रति रोष उत्पन्न हो और अंग्रेज सैनिक बढ़ चढ़कर सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध में भाग लें। तो कई बार इतिहासकार मानते हैं कि हॉलवेल पूरी तरह से गलत था। अक्टूबर, खैर हमें तो फैक्ट्स याद रखने हैं, अभी हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है, हम सिर्फ स्टूडेंट हैं, तो भैया जब प्रूफ मिल जाएंगे तब बात की जाएगी। अक्टूबर 1756 ईस्वी में बड़िहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत जंग को पराजित कर मार डाला और सिराज ने अपनी मौसी घसीटी बेगम व दीवान राजवल्लभ को भी कैद कर लिया। मद्रास के अंग्रेज अधिकारी क्लाइव और वाटसन बंगाल के अधिकारियों की सहायता के लिए सेना सहित बंगाल पहुंचते हैं और क्लाइव ने कलकत्ता के प्रभारी मणिचंद को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1957 ईस्वी को सिराज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अलीनगर की संधि होती है और नवाब की कलकत्ता पर कंपनी के अधिकार को स्वीकार किया और बंगाल में उनके व्यापारिक अधिकार फिर से प्रदान किए। सिराज द्वारा कलकत्ता पर किए गए आक्रमण के दौरान हुई क्षति का हर्जाना कंपनी को देने के लिए नवाब तैयार होता है। कलकत्ता में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के नवाब ने पूरे पंजाब में मान्य किए। अब मार्च 1757 ईस्वी में क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। अब यहाँ पर क्लाइव ने बंगाल में सत्ता बदलने के लिए नवाब के विरोधियों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया और नवाब के विरोधी में थे मीर जाफर, जो कि सेनापति था और अली बख्ती का दामाद भी था। राय दुर्लभ सैन्य अधिकारी था, खादिम खां सैन्य अधिकारी, यार लतीफ़ खां मानिक चंद जो कि एक बहुत बड़ा साहूकार था, फतेह चंद जगत सेठ भी इसको कहते हैं, बंगाल का बहुत बड़ा साहूकार था, बैंकर। अमीर चंद बंगाल का एक व्यापारी था और मीर जाफर से पहले यार लतीफ़ को बंगाल का नवाब बनाया जाना तय हुआ था, लेकिन लतीफ़ और क्लाइव में अनबन होने पर यार लतीफ़ की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को नवाब बनाना तय हुआ। 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के तट पर आमों के बगीचे में प्लासी का युद्ध होता है और इस युद्ध में कंपनी की ओर से क्लाइव और वाटसन ने नेतृत्व किया और बंगाल का गवर्नर विलियम ड्रैक भी उनके साथ था। सिराज की ओर से मीर बख्शी, मीर जाफर, खादिम खां, रायदुल्ला, मोहनलाल, मीर मर्दान एक बड़ी सेना के साथ युद्ध में शामिल हुए। युद्ध में सिराज की ओर से केवल मोहनलाल और मीर मर्दान ही वास्तविक रूप में लड़े, जबकि मीर जाफर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना युद्ध भूमि में चुपचाप खड़ी रही। तो कहा जा सकता है कि ये युद्ध था ही नहीं, यह सिर्फ एक षड्यंत्र था और सिराजुद्दौला और मोहनलाल और मीर मर्दान को छोड़कर कोई भी इस युद्ध में अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, सब अंग्रेज़ों के पक्ष में थे और यही कारण है कि सिराजुद्दौला बंगाल जैसे सबसे बड़े प्रांत का मालिक होने के बावजूद अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाया। क्यों? क्योंकि उसकी व्यवस्थाएं ही उसके पक्ष में नहीं थी। अब यहाँ देखिए कि मीर मर्दान मारा जाता है युद्ध भूमि पर और मीर जाफर की गलत सलाह के आधार पर सिराज ने मोहनलाल को वापस बुला लिया। तो यहाँ पर ये युद्ध जीतने ही वाले रहते हैं। उससे पहले ही यहाँ पर मीर जाफर मोहनलाल जो कि जीतने की ओर रहता है, सिराजुद्दौला के आदेश पर उसे वापस आना पड़ता है। सिराजुद्दौला को गलत सलाह यहाँ पर मीर जाफर देता है। मीर जाफर की सलाह पर सिराज दरबार की ओर लौट गया, जहाँ मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ पर देखिए क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी इसे बंगाल में प्रथम क्रांति कहती है।
हालांकि यह प्रथम क्रांति नहीं थी, इसे प्रथम षड्यंत्र कहना ज़्यादा उचित होगा। हालांकि ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेज़ों की सत्ता यहाँ पर से स्थापित नहीं हुई। अंग्रेज़ों की वास्तविक सत्ता मराठों के पतन और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में विजय के बाद स्थापित हुई थी। यहाँ पर से सिराजुद्दौला जीत सकता था, पर वह, जैसे हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान एक योग्य सेनापति तो था, पर एक कुटिल राजनीतिज्ञ नहीं था। ठीक वैसा ही हाल यहाँ पर सिराजुद्दौला का भी था। अब हम अगले भाग में देखेंगे मीर जाफ़र, मीर कासिम जैसे नवाबों को, जो कि कठपुतली नवाब का काम करते हैं, और द्वैध शासन के काल में बंगाल में क्या लूटपाट होती है वो समझेंगे, और द्वैध शासन को उसके अंत तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद।